इजराइल की अस्तित्व की लड़ाई और अरब देशों की धर्म की लड़ाई ने ना जाने इजराइल और अरब देशों के बीच में कितनी बार ही कॉन्फ्लिक्ट और वॉर करवाया। और अब उसी कॉन्फ्लिक्ट और वॉर का एक नतीजा हमें इजराइल और ईरान के बीच में देखने के लिए मिल रहा है। और साथ ही साथ अब इस लड़ाई में पूरी तरीके से यूएसए भी जमीनी तौर पे आ चुका है, जो कि सबको लग रहा था कि केवल एक धमकी दी जा रही है या एक तरीके से केवल गीदड़ भभकी का जो काम किया जा रहा है यूएसए के द्वारा। बट नाउ फाइनली वी हैव सॉ दैट यूएसए हैज आल्सो बॉम्ब्ड ईरान 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स। तो अब ये देखना होगा कि ये लड़ाई कितने हद तक जाती है, कौन झुकता है या किसका नुकसान होता है। बट रियलिटी इज दैट कि एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी का नुकसान होगा तो वो ह्यूमैनिटी ही होगी। सो स्टार्टिंग विद, अब रिसेंटली में अमेरिका ने तो एक्सप्लोजन किया ही, अमेरिका ने मिसाइल स्ट्राइक तो किया ही ईरान पे, लेकिन उससे पहले ईरान ने इजराइल पे क्लस्टर बम छोड़े। सो क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और किस तरीके से ये काम करता है। और मेजर जो मिसाइल्स हैं या जो बॉम्ब्स है जो किसी दूसरे देश पे छोड़ी जाती हैं, वो तो एक कंसर्न है कि ह्यूमन लॉस करेगा, लेकिन इन क्लस्टर बॉम्ब्स के लिए एक और ज्यादा कंसर्न है। वो ये कंसर्न है कि ये जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं वो पता नहीं आज फूटे या ना फूटे, लेकिन हो सकता है कि 50 साल बाद, 10 साल बाद या फिर 100 साल बाद भी अगर उसी रीजन में खुदाई हो रही हो और गलती से इसका एक बॉम्ब बचा हो तो वो उस वक्त भी ब्लास्ट हो सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लस्टर बॉम्ब्स की। सो स्टार्टिंग विद, क्लस्टर बॉम्ब्स होते क्या हैं? सो क्लस्टर बॉम्ब्स नॉर्मल बॉम्ब से थोड़े अलग होते हैं। जैसे आपने मिसाइल लॉन्च करी तो एक मिसाइल लॉन्च हुई, वो जाके किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे डिस्ट्रक्शन करेगी, लेकिन जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ बॉम्ब्स होते हैं, यानी कि निकलेगी यहां से तो एक ही मिसाइल, लेकिन जाते जाते वो डिस्पर्स हो जाएगी, यानी कि वो एक मिसाइल में हो सकता है 20 या 20 से ज्यादा छोटे छोटे बॉम्ब्स हो जो कि अलग अलग जगह पे डिस्पर्स होके गिरेंगे। सो वो डबल नुकसान पहुंचाते हैं। सो क्लस्टर बॉम्ब्स आर अ कंटेनर म्यूनिशन carrying many small explosive bomblets dropping from air and fired missiles जो करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आ तो एक मिसाइल रही है, देन धीरे धीरे वो डिस्पर्स हो जा रही है और हर एक जो पर्टिकुलर जिसमें बॉम्ब होगा वो बहुत बड़ा घातक नुकसान पहुंचा सकता है। सो दैट इज द कंसर्न। और ये मेजर हजार्ड ये देखा गया कि कंटेनर जब स्कैटर होके ओपन करता है तो 40% से ज्यादा माना जाता है कि बॉम्ब हालांकि फेल हो जाते हैं, 60% ब्लास्ट होते हैं, लेकिन ये जो 40% बॉम्ब आपके फेल हो रहे हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें एक अच्छा खासा परसेंटेज फ्यूचर में जाके फटे। और ऐसा हुआ है तभी इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। सो मेजर कंसर्न एक तो है कि आप क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन दूसरा कंसर्न ये है कि जब इसके पर्टिकुलर जो छोटे छोटे बॉम्ब्स हैं वो आज ना फट के 50 साल बाद फटेंगे, फिर भी नुकसान उतना ज्यादा ही होने वाला है। सो ये इस तरीके से काम करता है। म्यूनिशन छोड़ी आपकी हवा में जैसे ही नीचे जाने के लिए होगा, डिस्पर्स होगा और उसके बाद अलग अलग बॉम्बलेट्स जो है वो ग्राउंड पे जाके हिट करेंगे। अब इसका ये कोई पहला इस्तेमाल है नहीं, इसका इस्तेमाल पहले यूएसए ने किया और ऐसी कोई लिमिटेड कंट्रीज नहीं है जिसने कि बहुत लिमिटेड के पास है। ऑलमोस्ट हर एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री जो है डिफेंस कंट्री है, डिफेंस स्ट्रांग है, सबके पास ही क्लस्टर वेपन्स मौजूद हैं। सो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी इसका इस्तेमाल किया था, उस टाइम इसे बटरफ्लाई बॉम्ब भी कहते थे क्योंकि डिस्पर्स हो जाता है तो कहते थे कि अपने पंख फैला लेता है। सो इसे बटरफ्लाई बॉम्ब भी कहते थे, जो इंग्लैंड में यूज किया गया था। देन वियतनामीज वॉर में भी 1670s में किया गया, 60s एंड 70s। 1890s में यूएसए यूके गल्फ वॉर, ऑलमोस्ट जितनी भी वॉर हुई उस वक्त हर टाइम पे ये क्लस्टर्ड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया, इस क्लस्टर्ड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। दैट इज द मेजर कंसर्न कि इन फ्यूचर अगर ये ब्लास्ट होता है तो डेफिनेटली कंट्रीज को नुकसान होगा। लिबिया, येमेन, जितनी भी मेजर कंट्रीज आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट एवरी वॉर में नाटो ने इसका इस्तेमाल किया है। कौन कौन सी कंट्रीज जो है एक्चुअली दे आर पोजेसिंग दीज क्लस्टर म्यूनिशंस? तो डेफिनेटली देयर आर वेरियस कंट्रीज जिनके पास ये म्यूनिशंस है।
these were the former producers, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, these countries were formerly producing these particular munitions, but now Brazil, China, Egypt, Greece, India, Iran, Israel, North Korea, US, Turkey, Singapore, Russia, Romania, Poland, Pakistan, South Korea, these are the countries which have this cluster munitions. Now कौन-कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? Currently India is also manufacturing these weapons और मैन्युफैक्चर करके खुद भी यूज कर रहे हैं. We are also providing to other countries. India, China, Russia, Israel, Iran, Pakistan, UK, US, etc. are the major manufacturers. ज्यादातर USA अभी जो इस्तेमाल किया है दैट इज रशिया, इजराइल, ईरान, बिकॉज दीज पर्टिकुलर कंट्रीज आर वॉर इन फ्यू ईयर्स. यमन, म्यांमार, इन सब ने क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया है. इजराइल एंड ईरान जो है एक पर्टिकुलर देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ ट्रीटी और अ कन्वेंशन विच इज रिलेटेड टू क्लस्टर म्यूनिशंस, एंड इजराइल एंड ईरान दोनों ने उसकी सिग्नेटरी बनने से मना कर दिया, बिकॉज दैट सेज दैट कि आप किसी भी तरीके का क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल ना करेंगे ना बनाएंगे. इजराइल और ईरान ने कहा सॉरी ब्रो, नहीं हो सकता है, बिकॉज वी नीड दैट, वी आर इन अ करंट ऑर्डर जहां पे हम लोग वॉर से घिरे पड़े हैं, सो वी कांट अवॉइड दिस. नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया? सो यस, इंडिया हैज लिस्टेड वन ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेंट, मैन्युफैक्चरर एंड यूजर ऑफ दिस क्लस्टर्ड वेपन. सॉरी, नॉट यूजर, फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स या बहुत सालों से हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, बट येस वी आर द एक्टिव प्रोड्यूसर एंड वी ऑल्सो हैव नॉट साइंड द अग्रीमेंट दैट इज नोन एज क्लस्टर म्यूटेशन और क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन, दैट इज 2008. एंड इंडिया नहीं, बहुत सी कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर के सिग्नेटरीज नहीं है, विच आर दोज कंट्रीज, दैट इज ऑल्सो very important. So India has not signed. What is Convention on Cluster Munition, that is CCM. 2008 में डबलिन में एक पर्टिकुलर कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया जिसमें बोला कि किसी भी तरीके का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, यूज पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा इन क्लस्टर्ड बॉम्ब्स का, जो कि इन फ्यूचर, जो करंट में तो नुकसान है ही है, लेकिन फ्यूचर में भी दे आर ऑल्सो वेरी एक्सप्लोसिव और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. दैट्स वाई उसकी स्टॉक पाइलिंग यानी कि इकट्ठा करके रखना, प्रोडक्शन, ट्रांसफर किसी भी तरीके से मना किया जाएगा. साथ ही साथ विक्टिम सपोर्ट भी दिया जाएगा, यानी कि अगर आपकी वजह से बाद में कहीं ये बॉम्ब फूटा, फॉर एग्जाम्पल ईरान ने इजराइल पे इस्तेमाल किया, आज नहीं या कुछ सालों बाद अगर वो क्लस्टर म्यूनिशन फटा या बॉम्ब फटा, देन आपके ईरान को, इजराइल को पैसे देने पड़ेंगे, विक्टिम सपोर्ट करना पड़ेगा. दैट इज द मेजर थिंग. देन देर आर 112 स्टेट पार्टीज, यानी कि 112 कंट्रीज हैं जिसमें से 12 ने साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है, और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं दे आर नॉन सिग्नेटरीज. ऑलमोस्ट एवरी मेजर कंट्री इज नॉन सिग्नेटरी, बिकॉज वी नो दैट कि अगर हमने ये साइन कर लिया देन डेफिनेटली हम तो यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस करंट ऑर्डर में जिस तरीके से वॉरलाइक सिचुएशन हो रही है, इस करंट सिनेरियो में डेफिनेटली सामने वाली कंट्रीज का इस्तेमाल करेगी ही करेगी, बिकॉज करंट के साथ साथ दे ऑल्सो वॉन्ट टू अटैक अस इन और हार्म अस फॉर अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स व्हेन इंडिया इज ऑल्सो नॉट सिग्नेटरी. इंडिया के साथ साथ यूएसए, रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान, एवरी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंट्री और न्यूक्लियर वेपन कंट्री, इन्होंने इसको साइन नहीं किया है दिस कन्वेंशन को. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकती है रिगार्डिंग दिस कन्वेंशन, किस किसने साइन किया है एंड किस किसने साइन नहीं किया है. सो ऑनगोइंग प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर मैटर की, कि बहुत सी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वही इसकी सिग्नेटरी नहीं है. जब तुम ही साइन नहीं करोगे, दैट मीन्स there is a majority of chances that you will going to use these weapons that will going to harm the people. Unexploded bomblets, this is the major concern, because chances are very high कि आज नहीं फटोगे तो कल जरूर फटोगे. That means approx 40% तो वेस्ट ही हो जाता है, उसमें भी chances are very high कि in future उन 40% में से भी कुछ ना कुछ बर्बादी करके जाए. So for the safety construction, so from the safety point of view, it is very important कि इस particular चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए. थर्ड, ऑब्वियसली ह्यूमैनिटेरियन लॉस होगा, बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान होगा प्रेजेंट में भी और इन फ्यूचर भी अगर इस तरीके से होता है. सो दीज आर द ऑनगोइंग टेंशन, बट फिलहाल कोई भी मेजॉरिटी कंट्री इस चीज को साइन करने के मूड में नहीं है. नाउ यू विल आस्क कि भाई अब ये तो समझ आता है कि क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, बट अब रिसेंट में वाई यूएसए
ने क्यों बॉम्ब किया ईरान को, और ईरान यूएसए को इतनी चुल क्यों है ईरान के साथ में। सो मैटर इज दैट कि यूएसए एंड ईरान का जो क्लैश स्टार्ट हुआ था वो 1979 के अप्रॉक्स स्टार्ट हुआ था। इन 1979 बिकॉज देयर वाज अ इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसके चलते यूएस की जो एम्बेसी है उसे ईरान की कैपिटल तेहरान में सीज कर दी गई थी। एंड एट दैट टाइम ऑन एन एवरेज 49 to 50 यूएस हॉस्टेजेस बनाए गए थे ईरान के द्वारा, जिनको 444 डेज तक हॉस्टेज बना के रखा गया, जिसकी वजह से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी। फिर टाइम टू टाइम 1980s 19 में ईरान इराक की वॉर, यूएसए ने हमेशा अपोजिशन को ही सपोर्ट किया है, ईरान के अगेंस्ट ही रहा वो ज्यादा। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, उसके बाद ईरान पे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत से सैंक्शंस, बहुत से न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की यूएसए ने, बट ईरान ऑलवेज अवॉइडेड दैट, ईरान ने हमेशा से मना किया। देन उसके बाद रिसेंट में ईरान को हमेशा रशिया का सपोर्ट मिला, सो इट्स इनडायरेक्टली इट्स यूएसए वर्सेस रशिया एज वेल। सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स जिसकी वजह से इस इजराइल और ईरान की लड़ाई में यूएसए की एंट्री हो गई है। अब यूएसए की एंट्री हो गई है तो क्या ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ईरान के सपोर्ट के लिए क्या आपका रशिया भी डायरेक्ट एंट्री लेगा, डिस्पाइट कि वो यूक्रेन के साथ ऑलरेडी जूझ रहा है। सो ये अभी बहुत कुछ मैटर देखने के लिए मिलेगा, बट करंट में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हाँ, ये क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, एंड मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा रीजनल डिसऑर्डर, जो रीजनल जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, वो हमारे मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको होप सो आपको शॉर्ट में सारी चीजें समझ आई हो। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर विच आर प्रेजेंट ऑन वेबसाइट। इफ यू एनरोल विद अस, आप हमारे दिए गए वेबसाइट पे नंबर्स पे, चैनल के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।